हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विज्ञान एमसीक्यूज़ के एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, ये एपिसोड 3 भागों में होता है, जो कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन 3 पार्ट में ये होता है। दूसरा, हर एक भाग के 10 एमसीक्यूज़ कराए जाते हैं, जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12वीं तक के एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। और तीसरा, हर प्रश्न के उत्तर की व्याख्या की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विज्ञान एमसीक्यूज़। आज का पहला भाग है फिज़िक्स यानी भौतिक विज्ञान। पहला क्वेश्चन है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक भागों के अन्वेक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। ऑप्शन बी, व्यक्तीकरण परिघटना पर। ऑप्शन सी, विवर्तन परिघटना पर। या ऑप्शन डी, ध्रुवन परिघटना पर। का सही जवाब है ऑप्शन ए। एंडोस्कोपी में प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर की बनी हुई प्रकाश नालिका का उपयोग किया जाता है। इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा आंतरिक अंगों का चित्र प्राप्त किया जाता है। और ये एंडोस्कोपी बेसिकली ओरल होता है, जिसमें इस एंडोस्कोपी में मुंह के द्वारा पेट के अंदर एक फाइबर की तार डाली जाती है, जिससे कि पेट के अंदरूनी अंगों का उसके अंदर नक्शा या चित्र लिया जाता है, जिससे कि अंदर क्या विकार है, क्या बीमारी हो रही है, उसका पता लगाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, 2 समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पणों में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी अनंत। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तीसरा सवाल है, यदि किसी दर्पण को Q कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन Q/2, ऑप्शन Q या ऑप्शन 2Q। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। जब किसी दर्पण को Q कोण से घुमाया जाता है तो उससे परिवर्तित होने वाली आपतित किरण अपने मार्ग से 2Q कोण पर विचलित हो जाती है, यानी 2 गुना जो कोण होता है उस पर विचलित हो जाती है। चौथा सवाल है, कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। ऑप्शन ए हीरे से कांच में, ऑप्शन बी जल से कांच में, ऑप्शन सी वायु से जल में या ऑप्शन डी वायु से कांच में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तो कुल आंतरिक परावर्तन कांच में रहता है। कुल आंतरिक परावर्तन कांच में होता है। कांच के अपवर्तनांक से हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए कांच के सापेक्ष हीरा सघन माध्यम है। पांचवा सवाल है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी यथावत बना रहेगा या ऑप्शन डी चपटा होकर तश्तरी नुमा हो जाएगा या प्लेट, जिस तश्तरी मतलब प्लेट, जो हम घर में जो खाने के लिए प्लेट यूज किया जाता है उसे तश्तरी भी बोला जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। झील की तली से ऊपर उठने तक बुलबुले का आकार बढ़ता जाएगा। अंदर अधिक दाब के कारण गैस के बुलबुले का आयतन कम होगा। छठा सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में ऑप्शन पहला है एक्सरे, नंबर 2 रेडियोधर्मी समस्थानिक, नंबर सी पराश्रयी तरंगे या ऑप्शन डी चुंबकीय अनुनाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एक्सरे, पुंज सीटी स्कैन, रेडियोधर्मी स्थनित पीईटी स्कैन, पराश्रयी तरंगे अल्ट्रासाउंड, चुंबकीय अनुवाद MNR प्रतिबिंब। सातवां सवाल है, 2 मीटर लंबे मनुष्य को अपनी संपूर्ण लंबाई को दर्पण में देखने के लिए कम से कम कितना लंबा दर्पण लेना चाहिए? ऑप्शन ए आधा मीटर, ऑप्शन बी 1 मीटर, ऑप्शन सी 1 से 1.5 मीटर या ऑप्शन डी 2 मीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी
2 मीटर लंबे मनुष्य को अपनी संपूर्ण लंबाई को दर्पण में देखने के लिए कम से कम 1 मीटर लंबा दर्पण लेना चाहिए। 8वां सवाल है, आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि ऑप्शन ए, सूर्य के प्रकाश में अन्य रंगों की अपेक्षा नीला रंग अधिक है। ऑप्शन बी, छोटी तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश बड़ी तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल के द्वारा अधिक परिवर्तित होता है। ऑप्शन सी, नेत्र नीले रंग के लिए अधिक संवेदनशील है। या ऑप्शन डी, वायुमंडल में लंबी तरंगों को छोटी तरंगों की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। रैले का प्रकीर्णन नियम है कि अत्यंत सूक्ष्म वायु के कण, सूक्ष्म धूल कण आदि कणों द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीव्रता चूंकि नीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, अतः उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। 9वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी बैंगनी, ऑप्शन सी पीला या ऑप्शन डी हरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। 10वां सवाल है, प्रिज्म द्वारा निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी नारंगी, ऑप्शन डी हरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बैंगनी का विचलन सबसे अधिक और लाल का सबसे कम होता है। इसका आज का दूसरा भाग है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। पहला क्वेश्चन है, हम लोग आज जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वो 31 to 40, क्योंकि इसके पहले 3 क्लास हो चुके हैं। 10 10 10 10 10 मतलब 30 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में हो चुके हैं, इसलिए आज चौथा क्लास है और आज का क्वेश्चन 31 to 40 तक है। पहला क्वेश्चन सवाल है, सम्मिलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। और एक खनिज तेल, कॉपर, मैग्नीज और बॉक्साइट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खनिज तेल के लिए वेनेजुएला बहुत फेमस है। अभी आपने सुना भी होगा कि वेनेजुएला में बहुत ही ज़्यादा रिसेशन आया हुआ था, क्योंकि वेनेजुएला की 98% जो वहाँ की रेवेन्यू है वो पेट्रोलियम पर ही निर्भर करती है, जो खनिज तेल है उस पर ही निर्भर करती है, इसलिए वहाँ पे अभी बहुत बड़ा रिसेशन में आया हुआ था। दूसरा है कॉपर, जो जाम्बिया में है, मैग्नीज गेवन, बॉक्साइट गुयाना। दूसरा सवाल है, सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से जर्मन सिल्वर, सोल्डर, ब्लीचिंग पाउडर और हाइपो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी जर्मन सिल्वर निकिल, सोल्डर टीन, ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन, हाइपो सोडियम। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। ऑप्शन ए है भूभाग का गर्म होना, दूसरा अम्ल वर्षा, तीसरा ध्वनि प्रदूषण और चौथा शोर का लेवल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी भूभाग का गर्म होना। एक ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं इसको, जिसे हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं। दूसरा है अम्ल वर्षा, जिसे एसिटिक रेन बोलते हैं। नाइट्रोजन तथा सल्फर ऑक्साइड। ध्वनि प्रदूषण यानी साउंड पोल्यूशन, जो एयरपोर्ट में होते हैं ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। शोर का लेवल डेसिबल में मापा जाता है। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। क्रैकिंग, परगलन, हाइड्रोजनीकरण और बल्कनीकरण। सूची 2 में रबड़, पेट्रोलियम, कॉपर और खाद्य वसा। का सही जवाब है क्रैकिंग पेट्रोलियम, परगलन कॉपर, हाइड्रोजनीकरण मतलब खाद्य वसा और बल्कनीकरण रबड़। 5वां सवाल है, गोबर गैस का मुख्य तत्व होता है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी क्लोरीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोबर गैस का मुख्य तत्व मीथेन होता है। 6वां सवाल है, नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है। ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल या ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नींबू में मुख्यतः साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यह शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आंवला और संतरे में काफी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। 7वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी ब्रास, ऑप्शन डी तांबा। इसका सही जवाब है डी। किसी धातु का किसी अन्य धातु अथवा अधातु के साथ मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। मतलब जब दो या दो से अधिक धातु या अधातु आपस में मिलते हैं तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातुओं के गुण उनके घटकों के गुणों से भिन्न होते हैं जिनसे मिलकर मिश्र धातु बनी है। तांबा मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त किया जाता है। 8वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन डी रेडियम, ऑप्शन डी हीलियम। इसका सही जवाब है डी, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। यूरेनियम, थोरियम एवं रेडियम ईंधन तत्व है, जबकि हीलियम एक अकीरीय गैस है। 9वां सवाल है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए प्रकाश के रूप में, ऑप्शन बी ऊष्मा के रूप में, ऑप्शन सी ध्वनि के रूप में, या ऑप्शन डी अम्ल के रूप में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। पीएच मूल्यांक प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए नेगेटिव से फोटो बनाने वाले काम कर में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता, ऑप्शन बी किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन, ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता का मूल्यांकन, या ऑप्शन डी दूध की शुद्धता का मूल्यांकन। इसका सही जवाब है पीएच मूल्यांकन किसी घोल के अम्लीय, क्षारीय अथवा अत्या उदासीन होने की स्थिति को दर्शाता है। अगर पीएच का मान 7 से अधिक है तो घोल क्षारीय होगा, अगर पीएच का मान 7 से कम है तो घोल अम्लीय होगा, तथा पीएच का मान 7 होने पर घोल उदासीन या न्यूट्रल होता है। तीसरा भाग है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। पहला सवाल है, मनुष्य की कोशिकाओं में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 46, या ऑप्शन डी 23। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र हैं जिन्हें एक्स और वाई कहते हैं। स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होते हैं। दूसरा सवाल है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पीयूष ग्रंथि उत्तेजना, एड्रिनल ग्रंथि गाइटर, अग्नाशय जनानंग, थायराइड ग्रंथि इंसुलिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जनन अंगों को इनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करता है। गाइटर नामक बीमारी थायराइड ग्रंथि का रोग है। इंसुलिन हार्मोन का श्रवण अग्नाशय द्वारा यानी पैनक्रियाज द्वारा होता है। एड्रिनेलिन क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव का संयोजन का कार्य करता है। 33वां है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एड्रिनल ग्रंथि वृद्धि, पीयूष ग्रंथि थायरोक्सिन, अग्नाशय यानी पैनक्रियास इंसुलिन, थायराइड ग्रंथि एड्रिनेलिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। एड्रिनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन का श्रवण यानी सिक्रेशन करता है जो रुधिर यानी ब्लड में नमक की मात्रा को संतुलित करे। यह एड्रिनेलिन नामक हार्मोन का श्रवण भी करता है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित या फिर सिक्रेट करती है जो व्यक्ति के सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। अग्नाशय यानी पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करता है जिससे मधुमेह या फिर जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, मधुमेह या डायबिटीज रोग से बचा जा सकता है। थायराइड ग्रंथि
थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, जिससे घेंघा रोग होता है। चौथा सवाल है, मेढक में यानी औसत्य कथन चुनिए। ऑप्शन ए, मेढक में कार्यांतरण का नियंत्रण थायरॉक्सिन हार्मोन द्वारा होता है। ऑप्शन बी, कीटों में कार्यांतरण कीट हार्मोन द्वारा होता है। ऑप्शन सी, एड्रिनल ग्रंथि रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। या ऑप्शन डी, टैडपोल का वयस्क मेढक में परिवर्धन मीठे पानी में होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। यदि जल में जिसमें टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं हो तो टैडपोल वयस्क मेढक में परिवर्तित हो जाते हैं। बाकी कथन सत्य हैं। पांचवा सवाल है, एड्स के बारे में विचार करें। पहला है, यह HIV नामक खतरनाक विषाणु यानी वायरस द्वारा होता है। नंबर 2, पीड़ित व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए गए सिरिंज द्वारा भी हो सकता है। तीसरा है, पीड़ित मां से दूध द्वारा उसके शिशु को भी हो सकता है। चौथा है, पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क द्वारा भी हो सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। एड्स जो HIV नामक विषाणु द्वारा होता है, ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ड्रग के लिए प्रयोग की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी जा सकता है। वायरस का संक्रमण पीड़ित मां से दूध द्वारा उसके शिशु में हो सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने द्वारा भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। छठा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जीवधारियों का मुख्य लक्षण श्वसन है। इस क्रिया में जीव वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 लेते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दूसरा है, श्वसन के दौरान वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का विघटन होता है और ऊर्जा निकलती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है या असत्य, कौन सा असत्य नहीं है? केवल दो, केवल एक और दो, ना तो एक ना तो दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। श्वसन के समय वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का विघटन होता है और ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा ATP यानी एडेनोसिन ट्री फॉस्फेट के रूप में निकलती है, जिससे संपूर्ण जैविक क्रियाएं चलती हैं तथा जीवधारी वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सातवां है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है जीव विज्ञान की शाखाएं और सूची 2 में है अध्ययन का क्षेत्र। पहला है आयु विज्ञान, जिसे गेरोंटोलॉजी बोलते हैं, नींद का अध्ययन। दूसरा है हिप्नोलॉजी, जिसे प्राणियों के शरीर पर आयु के प्रभाव का अध्ययन। आकारिकी, जिसे मॉर्फोलॉजी के बोलते हैं, जीवों के अंदर होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन। कारिकी से फिजियोलॉजी बोलते हैं, जीवों के स्वरूप और उनके बाह्य आकार का अध्ययन। इसका सही जवाब है आयु विज्ञान प्राणियों के शरीर पर आयु के प्रभाव का अध्ययन। हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन। आकारिकी जीवों के स्वरूप और उनके बाह्य आकार का अध्ययन। कारिकी जीवों के अंदर होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन। आठवां सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शाखा है और सूची 2 में अध्ययन क्षेत्र है। पहला है कोशिका विज्ञान, जिसे साइटोलॉजी बोलते हैं, कोशिका की संरचना, कार्य और जीवन चक्र का अध्ययन। जीव रसायन, जिसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, जीवित कोशिकाओं के अंदर उपस्थित विभिन्न रासायनिक पदार्थों तथा उपापचयी क्रियाओं में उनके योगदान का अध्ययन। तीसरा है आणविक जीव विज्ञान, कोशिकाओं में उपस्थित अनुवांशिकी पदार्थों का अध्ययन। चौथा है भ्रूणिकी, जिसे एम्ब्रायोलॉजी बोलते हैं, युग्मनज जनक, निषेचन, युग्मनज तथा भ्रूणों की रचना इत्यादि का अध्ययन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4। कोशिका विज्ञान के अंतर्गत कोशिकाओं की संरचना, कार्य और जीवन चक्र। जीवन रसायन के अंतर्गत जीवित कोशिकाओं का अध्ययन। आणविक जीव विज्ञान में कोशिकाओं के उपस्थित अनुवांशिकी पदार्थ तथा भ्रूणिकी के अंतर्गत युग्मनज जनक, निषेचन, युग्मनज आदि का अध्ययन किया जाता है। 9वां सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
आनुवंशिकी, जिसे जेनेटिक्स बोलते हैं, आनुवंशिकता के आधार पर मानव जाति को श्रेष्ठ बनाए जाने की विधियों का अध्ययन। दूसरा है पारिस्थितिकी, जिसे इकोलॉजी बोलते हैं, जीवों के आपसी और वातावरण के संबंधों का अध्ययन। तीसरा है अंतरिक्ष जीव विज्ञान, जिसे एक्साबायोलॉजी बोलते हैं, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता, समानता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन। तीसरा है सृजनिकी यानी यूजेनिक्स, पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों में जीवन की संभावनाओं इत्यादि का अध्ययन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। दसवां सवाल है जीवाश्मिकी यानी पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए जीवाश्मों यानी फॉसिल्स का अध्ययन, पादप जीवाश्मिकी, नंबर 2 पादप जीवाश्मों यानी पैलियोबोटेनी का जंतु जीवाश्मिकी, या तीसरा जंतु जीवाश्मों यानी पैलाजियोलॉजी का अध्ययन। केवल एक, केवल दो, एक या दो, या 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जीवाश्मिकी यानी पैलाकेंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्मों यानी फॉसिल्स, पादप जीवाश्मों तथा जंतु जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो ये था आज का सेशन। आपको ये सेशन कैसा लगा, आप अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं।